हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड लेक्चर। तो देखिए, आज सेकंड लेक्चर में अपन बात करेंगे आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कल अपन ने बात की थी कि वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अनावेशित वस्तु व आवेशित वस्तु के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। वह विपरीत आवेशित वस्तुओं के मध्य भी क्या होता है? आकर्षण होता है। अब देखो, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होता है, एक बार उसके बारे में ट्राई कर लेते हैं अपन। तो देखो, यहाँ पर जब दोनों आवेश यानी कि प्लस प्लस के हो, जब दोनों आवेश प्लस प्लस के हो तो क्या होंगे? प्रतिकर्षण। ठीक, ये दोनों आवेश क्या होंगे? रिफ्लेक्टेड होंगे। फिर उसके बाद में यदि दोनों आवेश माइनस के हैं तो भी क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। और यदि एक प्लस का और एक माइनस का है तो दोनों आवेश क्या होंगे? आकर्षित होंगे, यानी कि अट्रैक्ट। ठीक, अब देखते हैं अपन आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक, अब देखिए, आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन होते हैं। वह ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, आप एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ई माइनस से। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। फिर देखिए आप, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ रहे हैं यहाँ पर, तो पदार्थ यानी कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तथा वह धनावेशित हो जाता है। दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। आप जानते हो, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो तो क्या होगी? धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या होगी? ऋणावेशित। ठीक, तो आपने यहाँ पर दो पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ा तो पहले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले गए, तो पहला पदार्थ क्या हो गया? धनावेशित, और दूसरा पदार्थ क्या हो गया? ऋणावेशित। फिर देखिए आप, आवेश का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना है अपने को, क्या? आवेश का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान दिए गए निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक, फिर आप देखिए, अब 3 पॉइंट है, मेन पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश कैसे है? स्थिर है, तो ये केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, आवेश क्या है? अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ ही चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है।
आवेश क्या है यहाँ पर, नियत वेग से गतिशील है, तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ ही चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। फिर देखिए, यदि आवेश त्वरित हो, त्वरित होने का मतलब क्या है, यानी कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, और आप जानते हो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि आवेश त्वरित हो तो विद्युत क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ ही यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करता है। ठीक, अब देखिए आप आगे, किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। सामान्यतः सभी वस्तुएं विद्युतीय रूप से उदासीन होती है। सामान्यतः सभी वस्तुएं क्या होती है, उदासीन होती है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन। इस कारण से सभी वस्तुएं सामान्यतः विद्युतीय रूप से क्या होती है, उदासीन। फिर देखिए, यदि वस्तुओं को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाए, यदि वस्तुओं को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाए तो वह ऋणावेशित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। फिर इसी प्रकार यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए तो वह वस्तु धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की न्यूनता धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। देखिए, अब न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल, तो आज का पहला न्यूमेरिकल देखिए। आज आप दो समान द्रव्यमान के गोले, दो समान द्रव्यमान के गोले हैं, कैपिटल ए व कैपिटल बी, ये दो गोले हैं। ठीक, कैपिटल ए व कैपिटल बी, दोनों गोलों का द्रव्यमान क्या है, समान है। अब यदि ए को धनात्मक आवेश से व बी को ऋणात्मक आवेश से प्रदर्शित कर दिया जाए, ए को किससे, धनात्मक आवेश से व बी को ऋणात्मक आवेश से प्रदर्शित कर दिया जाए, तो इनके द्रव्यमान में संपर्क बताइए। तो अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्या कह रहा है, दो समान द्रव्यमान के गोले हैं और ए व बी दो गोले हैं, दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। अब देखो आप, यदि ए को धनात्मक आवेश से व बी को ऋणात्मक आवेश से प्रदर्शित कर दिया जाए तो इनके द्रव्यमान में संपर्क बताइए। अब देखिए आप, ए को धनावेशित करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, अतः इसका द्रव्यमान घट जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा। जबकि बी को ऋणावेशित करने के लिए इससे, देखो, इसे इलेक्ट्रॉन, जबकि बी को ऋणावेशित करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाएंगे, यानी कि बी को क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, अतः बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक, अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका द्रव्यमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका द्रव्यमान अधिक होता है। ये तो हो ही गया अपना पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो आप देखिए, ए एस आई, बी क्या है, एस आई प्लस, सी क्या है, एस आई प्लस 2, एस आई प्लस 2, और डी क्या है, एस आई प्लस 4, एस आई प्लस 4। तो अपने को ये बताना है किसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ए में देखिए एस आई प्लस, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि इसका द्रव्यमान कम हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका द्रव्यमान और कम हो गया, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने, तो इसका द्रव्यमान और कम हो गया। तो यहाँ पर किसका द्रव्यमान अधिक होगा, एस आई का। किसका द्रव्यमान अधिक होगा, एस आई का। फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है।
किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो पहले तो आप देखिए इसका आंसर तो ये आ गया अपने पास ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है? सबसे कम द्रव्यमान बताना है। ए में देखिए आप S-2, बी में देखिए S-, और सी में देखिए आप S, और डी में देखिए तीनों में समान। तो आप देखिए किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। तो आप देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस कारण से यहाँ पर सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा? एस का, यानी कि सल्फर का। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस पे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए आप एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तथा सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक ईएसयू, स्थिर विद्युत मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक ईएसयू, स्थिर विद्युत मात्रक, या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। याद रखना है इसको कि सीजीएस यानी कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक तो क्या होता है? कूलाम होता है, तथा सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक ईएसयू, स्थिर विद्युत मात्रक, या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। फिर देखिए आप आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब कूलाम होता है। फिर देखिए आप 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 एब कूलाम। 1/10 एब कूलाम। ये यहाँ पर आवेश का मात्रक देख लिया अपन ने। फिर देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि 1 फेराडे बराबर, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। फिर देखिए आप विद्युत आवेश की विमा कल भी निकाली थी अपन ने। क्या निकाली थी? यानी कि m⁴0, l⁴0, t⁴1 और a⁴1 होती है। ठीक, अब देखिए कूलाम आवेश का बहुत छोटा मात्रक है। कूलाम आवेश का बहुत छोटा मात्रक है, अतः इसके स्थान पर अन्य छोटे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इसके स्थान पर अन्य छोटे मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम आदि। 1 मिली कूलाम बराबर यानी कि 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम और 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ। तो देखिए आप
किसी वस्तु को निम्न प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। नंबर 1, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन। और नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की कितनी विधियां हैं? 3, घर्षण, चालन और प्रेरण। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर चालन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखिए आप घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तुओं को क्या करेंगे? परस्पर रगड़ेंगे। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित व दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जिससे क्या होता है? एक वस्तु क्या होती है? धनावेशित, और एक वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है। आपने देखा था कि ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को अपन ने, ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, क्या किया? प्रारंभ में देखिए दोनों वस्तुएं यानी कि सामान्यतः दोनों वस्तुएं क्या है? विद्युतीय रूप से क्या है? उदासीन है। इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब क्या किया अपन ने? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? रेशम के कपड़े में। तो कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित। कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और इतनी ही मात्रा में रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो देखिए आप, यानी कि थेल्स ने क्या किया? उदाहरण देखिए आप कि थेल्स ने रेशम के कपड़े से कांच की छड़ ए को रगड़कर, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ ए को रगड़कर एक स्थान पर रखा। ठीक, एक स्थान पर रख दिया तथा एक अन्य कांच की छड़ बी को रेशम के कपड़े से रगड़कर ए के पास ले गया। ठीक, तो उसने पाया कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। क्या होता है? कांच की छड़ क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इस आधार पर उसने बताया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक, अतः इस प्रकार कांच की छड़ धनात्मक आवेशित व रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसको किस किस नाम से जानते हैं? स्पर्श या संपर्क। ठीक, अब देखिए आप क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। तो देखिए आप, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से
संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक, यानी कि संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। फिर देखिए आप, जब एक अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, एक अनावेशित वस्तु को क्या कर रहे हैं, किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में ला रहे हैं, तो यह चालन क्रिया द्वारा आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश की प्रकृति का आवेश ग्रहण कर लेता है। ठीक, फिर देखिए आप आगे, आवेशित वस्तु से चालन में समान प्रकृति के आवेशों का स्थानांतरण होता है। आवेशित वस्तु से चालन में समान प्रकृति के आवेशों का स्थानांतरण निहित है। याद रखना है इस बात को कि यहाँ पर चालन में समान प्रकृति के आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब देखिए आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि दो चालक वस्तुओं पर विचार करें, जिनमें से क्या है, एक अनावेशित है और दूसरी क्या है, धनावेशित है। ठीक, ये अनावेशित। ठीक, अनावेशित, और ये क्या है, धनावेशित। ये धनावेशित है तो इसके ऊपर ये धनावेश। ठीक, अब देखिए आप आगे यहाँ पर ये कुचालक स्टैंड है। कौन से स्टैंड है, कुचालक। स्टैंड। ठीक, ये और ये कुचालक स्टैंडों पर स्थित है। अब देखिए इन दोनों वस्तुओं को क्या करेंगे, इस अनावेशित वस्तु और धनावेशित वस्तु को संपर्क में लाएंगे। संपर्क में वस्तुएं, दोनों को क्या किया अपन ने, संपर्क में ले आए। ठीक, संपर्क में लाने के बाद में ठीक आवेश क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। ठीक, ये संपर्क में वस्तुएं ठीक, अब देखिए उसके बाद में, अब इनको दोनों को अलग अलग करते हैं। दोनों क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। दोनों क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक, ये दोनों पर कौन सा आवेश आ गया, ये धनावेश आ गया। ठीक, ये दोनों धनावेशित। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि यहाँ पर दो चालक वस्तुओं पर विचार करें जो कुचालक स्टैंडों पर स्थित है। ठीक, जिनमें एक अनावेशित तथा दूसरी धनावेशित है। इन्हें परस्पर स्पर्श कराने पर
आवेश, चाहे धन हो या ऋण हो। ये आवेश या तो धन हो, यानी कि ये जो आवेश है या तो धन हो या फिर ऋण हो, अपने स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, अपने स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों चालकों पर वितरित हो जाता है। यानी कि जैसे अपन इन दोनों चालकों को स्पर्श कराएंगे, इस अनावेशित चालक को इस धनावेशित चालक से स्पर्श कराएंगे, तो दोनों चालकों पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अपने स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों चालकों पर वितरित हो जाता है। अतः दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश हो जाता है। अर्थात अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। अनावेशित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक, इसे चालन द्वारा या संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। फिर देखिए नोट, चालन क्रिया केवल चालकों में होती है। याद रखना है ये बात कि चालन क्रिया केवल चालकों में होती है, कुचालकों में यह क्रिया नहीं होती है। याद रखना इसे कि चालन क्रिया केवल चालकों में ही संभव है, कुचालकों में यह क्रिया नहीं होती है। ठीक, अब देखिए नंबर 3 बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यदि कोई उदासीन वस्तु, ठीक, यानी कि अनावेशित धातु की गेंद एक विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थित है। ये देखिए आप, ये उदासीन वस्तु, ठीक, ये विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थित है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है, यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके संपर्क में कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है। इस उदासीन वस्तु के समीप कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है। ठीक, आवेशित वस्तु, ये आवेशित वस्तु, ठीक, ये धनावेशित है। आवेशित है यानी कि धनावेशित। ठीक, अब क्या होता है, और ये उदासीन वस्तु। ठीक, ये चित्र 1 की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि चित्र अ। ठीक, अब क्या होता है, ये आवेशित वस्तु इस उदासीन वस्तु में विपरीत यानी कि समान प्रकृति के आवेश को तो क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। यानी कि उदासीन है तो इसमें क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो अब देखो, ये आवेशित वस्तु इस उदासीन वस्तु में स्थित समान प्रकृति के आवेश को तो प्रतिकर्षित करेगी और विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक, ठीक, यानी कि इस उदासीन वस्तु में आवेशित वस्तु के समीप वाला किनारा विपरीत प्रकृति से आवेशित और दूसरा किनारा समान प्रकृति से आवेशित हो जाता है। अब देखिए उसके बाद में क्या करते हैं, इसे भूसंपर्कित करते हैं। भूसंपर्कित करेंगे
ठीक, इसे भूसंपर्कित करेंगे अपन। भूसंपर्कित करेंगे तो क्या होगा, ठीक, भूसंपर्कित करने पर, भूसंपर्कित, ठीक। अब क्या होता है देखिए आप, आवेशित वस्तु की प्रकृति का आवेश क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। ओनली कौन सा आवेश बचता है यहाँ पर, ऋण आवेश, ठीक, ये ऋण आवेश, यानी कि ये भूसंपर्कित कर दिया अपन ने। अब भूसंपर्कित के बाद की बात करेंगे अपन। ये चित्र ब हो गया। अब देखते हैं अपन भूसंपर्कित के बाद, ठीक, भूसंपर्कित के बाद देख रहे हैं अपन। भूसंपर्कित के बाद ठीक, भूसंपर्कित के बाद क्या होगा, यह आवेश, और जैसे अपन आवेशित वस्तु को हटाएंगे तो ये आवेश इसमें क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। भूसंपर्कित करने पर देखिए आप, समान प्रकृति के आवेश के पृथ्वी में चले जाने के कारण वस्तु आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाती है। यानी कि ये जो उदासीन वस्तु है ये क्या होती है, विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाती है। ठीक, यानी कि आवेशित वस्तु। चित्र क्या होगा, ये द, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि वस्तु को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति से आवेशित करने के लिए कौन सी विधि यूज में लोगे, प्रेरण द्वारा। और वस्तु को समान प्रकृति से आवेशित करना है तो कौन सी विधि यूज में लोगे, चालन द्वारा आवेशन। यानी कि इसमें तो प्रेरण होगा और उसमें समान प्रकृति से आवेशित करना है, उसमें क्या होगा, प्रेरण द्वारा, समान प्रकृति से आवेशित करेंगे उसमें क्या होगा, चालन द्वारा आवेशन। ठीक, तो ये अपने आवेशन की विधियाँ कंप्लीट हो गई है तीनों।